नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का सुनिए सच खास खबरों पर नज़र डालने के साथ। कोझिकोड हादसे में 18 की मौत, विशेषज्ञ बोले दुर्घटना नहीं हत्या। पाकिस्तान की OIC को चेतावनी, कश्मीर पर सम्मेलन कराओ। मुस्लिम बुजुर्ग ने जय श्री राम का नारा नहीं लगाया तो बेरहमी से पीटा। लोकसभा चुनाव में राम मंदिर को भुनाने की संघ ने बनाई योजना। असम में CAA विरोधी प्रदर्शन तेज, गोगोई को छोड़ नहीं रही सरकार। खास खबरों पर नज़र डालने के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे एक गुजारिश, एक निवेदन। अगर आप गोदी मीडिया को ख़त्म करना चाहते हैं तो स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ आइए, उसकी ताकत बनिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत बना सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी मर्जी के हिसाब से भुगतान कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर लेते हैं। केरल के कोझिकोड हवाई अड्डे पर हुए विमान हादसे में 2 पायलट समेत 18 की मौत हो गई है। केबिन क्रू के 4 सदस्य सुरक्षित बताए जा रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि हादसे में मारे गए 18 लोगों में से 7 महिलाएं, 7 पुरुष और 4 बच्चे हैं। ये विमान दुबई से आ रहा था। विमान में चालक दल के सदस्यों समेत 190 लोग सवार थे। यात्रियों में 10 बच्चे और चालक दल के 4 सदस्य शामिल थे। विमान में सवार यात्रियों में से 26 यात्री ऐसे थे जिनकी नौकरी चली गई थी और 28 ऐसे थे जिनका वीज़ा एक्सपायर हो गया था। इस हादसे पर कैप्टन मोहन रंगनाथन का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोझिकोड का करीपुर एयरपोर्ट बहुत असुरक्षित एयरपोर्ट है और इस हवाई अड्डे पर खासकर ख़राब मौसम में या बारिश के बाद विमान को उतरने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। कैप्टन मोहन रंगनाथन नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा बनाई गई सेफ्टी एडवाइजरी कमेटी के मुख्य सदस्यों में एक रहे हैं। कैप्टन मोहन रंगनाथन ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा कि मैंने ये चेतावनी मैंगलोर विमान हादसे के बाद दी थी जिसमें 100-150 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, मगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया। कैप्टन रंगनाथन ने कहा है कि ये दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या है। उन्होंने कहा कि अगर चेतावनी पर ध्यान दिया जाता तो इस दुर्घटना को बचाया जा सकता था, रोकने से रोका जा सकता था। इसके अलावा उन्होंने कोझिकोड हवाई अड्डे के बारे में कहा कि हवाई पट्टी के अंत में कम से कम 240 मीटर का बफर जोन होना चाहिए, लेकिन कोझिकोड हवाई अड्डे पर यह सिर्फ 90 मीटर है जिसे DGCA ने मंजूरी भी दे रखी है। रिपोर्ट के अनुसार मैंगलोर हादसे के बाद DGCA ने कोझिकोड हवाई अड्डे समेत भारत के कम से कम 10 हवाई अड्डों को हाई रिस्क श्रेणी में निश्चिन्हित किया था। लेह, कुल्लू, शिमला, पोर्ट ब्लेयर, अगरतला, लैंगपुई, मंगलौर और पटना के हवाई अड्डों का नाम हाई रिस्क सूची में रखा गया था। यही नहीं, रंगनाथन ने कहा कि अगर अभी भी उचित कदम नहीं उठाए गए तो ऐसी दुर्घटनाएं पटना और जम्मू कश्मीर जैसे कई रिस्क वाले हवाई अड्डों पर कभी भी हो सकती है। तो हमारे यहाँ हादसों के बाद कमेटियाँ बनती हैं, कमेटियों की सिफारिशें आती हैं, लेकिन वो ठंडे बस्ते में डाल दी जाती हैं और उसी का नतीजा है कोझिकोड में ये हवाई दुर्घटना। जब वो हवाई अड्डा सुरक्षित नहीं है और ख़ास तौर पर ऐसे मौसम में और भी असुरक्षित हो जाता है तो सरकार क्या कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री घोषणाएं करते हैं, झूठी घोषणाएं कि हमने इतने नए एयरपोर्ट बना दिए, जो कि सच नहीं होता है। लेकिन वो एयरपोर्ट किस हालत में हैं, वहाँ पर क्या सुविधाएं हैं, सुरक्षाएं हैं, इसके बारे में कोई बयान नहीं आता। केंद्रीय मंत्रालय कुछ नहीं करता है और इस तरह के हादसे अब इतने यात्रियों की जानें जोखिम में डाली जाती हैं लगातार। अभी भी 10 हवाई अड्डे जोखिम में हैं, उनमें असुरक्षा है। पटना का हवाई अड्डा बहुत ही असुरक्षित माना जाता है, और भी कई हवाई अड्डे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इन दिशाओं में इनको ठीक करने के लिए अभी तक कोई ठोस उपाय किए गए हों ऐसा नहीं लगता। ख़ास तौर से रंगनाथन के अगर बयान को आप देखें तो उसमें बहुत गुस्सा है, बहुत आक्रोश है। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये दुर्घटना नहीं है बल्कि हत्याएं हैं, क्योंकि हमने जानते बूझते ऐसी स्थितियां बना रखी हैं कि ये दुर्घटनाएं होंगी और लोग मारे जाएंगे। तो
सरकार को एक और चेतावनी है, कोझिकोड की ये हवाई दुर्घटना, उसको जाग जाना चाहिए और बाकी जो हवाई अड्डे असुरक्षित हैं उनको सुरक्षित बनाने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। राज्य सरकारों को भी दबाव डालना चाहिए। हालांकि उनके क्षेत्र में ये हवाई अड्डे नहीं आते हैं, लेकिन उन्हें केंद्र सरकार पर दबाव डालना चाहिए कि वो उनकी सुरक्षा की गारंटी ले, क्योंकि आखिरकार वो उसके लिए इन यात्रियों से और राज्य सरकारों से टैक्स वसूलती हैं और उसका अगर रिटर्न नहीं मिलता है और उनके यात्री राज्यों के जो नागरिक हैं वो खतरे में जाते हैं तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और आइए अब अगली बड़ी खबर लेते हैं। कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान ने पहले से अधिक आक्रामक रुख अपना लिया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने चेतावनी दी है कि यदि ओआईसी ने कश्मीर पर विदेश मंत्रियों की बैठक जल्दी ही नहीं बुलाई तो पाकिस्तान ये बैठक बुलाएगा और कश्मीर पर उससे सहमति रखने वाले देश इसमें भाग लेंगे। इसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या मुस्लिम बहुल देशों की संस्था इस्लामी सहयोग संगठन ओआईसी कश्मीर के मुद्दे पर टूटने जा रहा है, उसमें विभाजन होने जा रहा है। कुरैशी ने कहा, मैं बहुत ही सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि हम ये उम्मीद करते हैं कि ओआईसी विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक बुलाएगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं प्रधानमंत्री इमरान खान को ये दरख्वास्त देने को मजबूर हो जाऊंगा कि वो ये बैठक बुलाएं ताकि इसमें वे देश भाग ले सकें जो कश्मीर के मुद्दे पर हमारे साथ हैं। पाकिस्तान का ये कहना इसलिए अहम है कि इसके पहले दिसंबर में मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में बैठक हुई थी, लेकिन इस बैठक में तुर्की जैसे कुछ देश ही शामिल हुए थे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान स्वयं इसमें शामिल होना चाहते थे, पर अंतिम समय में उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया था। समझा जाता है कि सऊदी अरब के दबाव में उन्होंने ये फैसला लिया था, क्योंकि सऊदी उस बैठक को नाकाम करने में लगा हुआ था और अंत में ये बैठक बुरी तरह से नाकाम भी हुई थी। जहाँ तक कश्मीर का सवाल है, पाकिस्तान की तमाम कोशिशों के बावजूद ओआईसी ने पहले उसकी दाल नहीं गली थी। ईरान समेत कई देश कश्मीर के मुद्दे पर भारत के रुख का समर्थन करते रहे हैं। इसमें इराक, सीरिया, लेबनान, मध्य पूर्व के कई देश और एशियाई देश इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई भी रहे हैं। लेकिन अब नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति और कई मुद्दे पर उसकी घरेलू नीतियों से ज़्यादातर मुस्लिम देश नाराज़ हैं। पाकिस्तान इस स्थिति का फ़ायदा उठाकर ओआईसी में भारत के खिलाफ प्रस्ताव पारित करवाने की जुगत में है। अमेरिकी दबाव में आकर ईरान से कच्चा तेल खरीदने से इनकार करने पर तेहरान बहुत ही बुरी तरह से नाराज़ है। संयुक्त राष्ट्र और ओआईसी में कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का विरोध और भारत का समर्थन करने वाले ईरान को ये बहुत ही नागवार गुजरा कि जब इस संकट में था तो भारत ने उसका साथ नहीं दिया। मोदी सरकार की घरेलू नीतियां और सत्तारूढ़ बीजेपी की मुस्लिम विरोधी छवि की वजह से अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की बहुत किरकिरी हुई है। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि पाकिस्तान लगातार कश्मीर के मसले को उठाने की कोशिश करता रहा है। पिछले साल 5 अगस्त से जब कश्मीर से धारा 370 हटा ली गई थी, उसका विशेष दर्जा छीन लिया गया था, तभी से कश्मीर इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच उठाने की कोशिश कर रहा है, एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। उसे इसमें कामयाबी नहीं मिली है। ओआईसी जो कि मुस्लिम देशों का संगठन है, उसने भी इसका साथ नहीं दिया। इसका बड़ी वजह ये थी कि बहुत सारे जो देश हैं, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश जो ताकतवर हैं, वो भी भारत के साथ संबंधों को बिगाड़ना नहीं चाहते थे और इसलिए उन्हें साथ नहीं मिला, पाकिस्तान को उनका सहयोग नहीं मिला। हालांकि पिछले इसी साल अप्रैल में ओआईसी ने एक की जो विदेश मंत्री की कॉन्टैक्ट ग्रुप है, उसने एक बयान जारी किया था धारा 370 को लेकर, जनमत संग्रह की मांग भी कर डाली थी उसमें। तो ये एक पृष्ठभूमि है। ये साफ दिख रहा है कि 1 साल पूरा होने के बाद अब पाकिस्तान सरकार को घरेलू दबाव भी है कि वो कुछ नहीं कर पाई है, कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। तो ये एक चेतावनी शाह कुरैशी ने देने की कोशिश की है। अब इसका असर क्या होगा ये देखने की बात है कि ओआईसी में पाकिस्तान की बात कितनी सुनी जाती है, सऊदी अरब दबाव में आता है या नहीं आता है। ओआईसी के 2 फाड़ होने की संभावना तो कम है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि विदेश मंत्रियों का कोई छोटा मोटा सम्मेलन भी आयोजित किया जा सकता है या किसी दूसरे तरह की कार्रवाई के ज़रिए, कोई बयान के ज़रिए भारत के खिलाफ दबाव डालने की कोशिशें हो सकती हैं। तो ये एक तरह से जो अंदरूनी दबाव है पाकिस्तान में, उसको रिफ्लेक्ट करता है, उसकी खींच भी इसमें पाकिस्तान की हमारे सामने आती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत का माहौल और उन पर होने वाले हमले एक बार फिर से शुरू हो गए हैं। राजस्थान के सीकर जिले में गफ्फार अहमद कछवा को जय श्री राम और मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने को कहा गया। ऐसा न करने पर उन्हें बुरी तरह से पीटा गया और दाढ़ी भी नोच ली गई। गफ्फार ऑटो चलाते हैं। पुलिस ने घटना की पुष्टि करते हुए FIR दर्ज कर लिया और 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी कर लिया है। गफ्फार अहमद की आंखें सूज गई हैं, उनके दांत टूट गए और चेहरे पर खरोंचें भी आई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमलावरों ने उनकी घड़ी छीन ली और पैसे भी ले लिए। गफ्फार के भतीजे शाहिद ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, सुबह 4 बजे मेरे चाचा सवारियों को छोड़कर लौट रहे थे जब कार में सवार 2 लोगों ने उनसे तंबाकू मांगी और ऑटो रोकने को कहा। चाचा जी ने ऑटो रोकी और उन्हें तंबाकू दे दिया, पर उन लोगों ने तंबाकू नहीं लिया। खुद गफ्फार अहमद ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि उनमें से एक ने मुझे मोदी जिंदाबाद का नारा लगाने को कहा। मैंने इनकार किया तो उसने मुझे जोर का झापड़ मार दिया। मैंने वहां से भागने की कोशिश की तो उन लोगों ने गाड़ी से मेरा पीछा किया और जगमलपुर के पास मुझे रोक लिया। गफ्फार अहमद ने कहा, उन लोगों ने मुझे ऑटो से उतरने को मजबूर किया, मुझे बुरी तरह पीटा और मुझसे मोदी जिंदाबाद और जय श्री राम के नारे लगवाए। लेकिन गफ्फार अहमद का उत्पीड़न यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि उन लोगों ने मेरी दाढ़ी नोच ली, मुझे लातों से मारा और मुझे ज़ोर से धक्का दिया जिससे मेरे 2-3 दांत टूट गए। उन्होंने मुझे लाठियों से पीटा, मेरी बाईं आंख सूज गई, मेरे गाल और सिर पर चोट लगी है। गफ्फार का कहना है कि उन लोगों ने सब कुछ करने के बाद कहा कि वे शांति से तभी बैठेंगे जब उन्हें पाकिस्तान भेज देंगे। बता दें, ये कोई नया और अलग मामला नहीं है। हाल में गुड़गांव में भी लुकमान नाम के शख्स को हथौड़े से पीटने की घटना सामने आई थी। आरोप था कि लुकमान गाय का मांस लेकर जा रहा था। हालांकि लुकमान भैंस का मांस लेकर जा रहा था और उसके परिवार वाले दशकों से ये काम कर रहे हैं। हैरानी की बात ये थी कि उस समय पुलिस वाले भी वहीं मौजूद थे, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो एक पूरे देश में जो माहौल बना है पिछले 4-5-6 सालों में, एक के बाद एक ये लिंचिंग, मॉब लिंचिंग, इस तरह से पीटना, उनसे नारे लगवाना, ये सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और हमारी सरकारें मुंह बंद किए देख रही हैं। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों, उन राज्यों में तो ज़्यादा ही हो रहा है जहां पर बीजेपी की ही सरकारें हैं। बार बार इस तरह की घटनाएं दोहराई जा रही हैं। लेकिन उन राज्यों में भी जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां पर इस तरह के तत्व, चूँकि उन्हें शह मिल रही है ऐसे संगठनों से जो इस तरह के मुस्लिम विरोध के लिए बने हुए हैं और उनकी भावना भी उसी तरह की है, तो ये एक तरह का उनका आत्मविश्वास बढ़ गया है। उनको जिस तरह से संरक्षण मिल रहा है सत्ता के ज़रिए और तमाम पुलिस और दूसरी जो अथॉरिटीज़ हैं उनके ज़रिए, इसकी वजह से उनके हौसले बढ़ गए हैं और लगातार इस तरह की घटनाएं एक के बाद एक होती जा रही हैं, उन्हें रोका नहीं जा रहा है। ये बहुत दुखद है और इसके बहुत ही दुष्परिणाम भारत को भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि ये तनाव अंततः जाकर फिर दूसरे तरह से निकलता है। वो सांप्रदायिक दंगों में, आतंकवाद में निकलता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि लगातार बिगड़ती जा रही है। लगातार ये संदेश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जा रहे हैं कि भारत में मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, उन्हें दबाया कुचला जा रहा है। अगली खबर लेते हैं। संघ परिवार 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव अयोध्या में राम मंदिर को भुनाने की तैयारी में जुट गया है। इन चुनावों में वो राम मंदिर जो निर्माण हो रहा है उसको भुनाने की कोशिश कर रहा है। विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी पूरे देश में राम नाम के सहारे लोगों को एकजुट करने का काम में जुटेंगे। देश भर के 2,75,000 गाँव में राम प्रतिमाएं स्थापित करने का लक्ष्य है, तो करीब 10 करोड़ परिवारों से अयोध्या के भव्य मंदिर के लिए चंदा लिया जाएगा। विहिप और बीजेपी की योजना अलग अलग कार्यक्रमों के सहारे जनता के बीच मंदिर के उन्माद को बनाए रखने की है और इसके लिए लगातार प्रयास जारी रहेंगे। मंदिर के निर्माण का काम अगले लोकसभा चुनाव के ठीक पहले पूरा किया जाएगा, जबकि इसका पहला चरण उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले पूरा करने का लक्ष्य है। फिलहाल प्रदेश ही नहीं, देश के अलग अलग शहरों और गांवों में भूमि पूजन के प्रसाद के वितरण का काम चल रहा है। राम मंदिर के निर्माण में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी के साथ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता 10 करोड़ परिवारों से संपर्क साध करके हर घर से 11-11 रुपए का चंदा इकट्ठा करेंगे।
इस तरह राम मंदिर के लिए जन सहयोग से 5,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। गौरतलब है कि इससे पहले भी राम मंदिर आंदोलन के समय विश्व हिंदू परिषद ने देश भर में लोगों से राम मंदिर के नाम पर ₹1.25 का चंदा लिया था। विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के कार्यकर्ता गांव-गांव के अपने जनसंपर्क कार्यक्रमों के दौरान राम प्रतिमाओं की स्थापना भी करेंगे। इसके लिए एक ही मॉडल की प्रतिमा बनवाई जाएंगी। तो ये बहुत ही साफ था, पहले से ही तय था कि ये पूरा राम मंदिर का जो आंदोलन है वो बीजेपी का एक राजनीतिक आंदोलन है। इसका धर्म का, हिंदुओं की आस्था से कुछ भी लेना देना नहीं है। और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया वो पूरा एक संघ परिवार का कार्यक्रम था। उसमें हिंदुओं का कोई संबंध नहीं था, केवल हिंदू रीति रिवाज दिखाए गए थे। अलबत्ता जो दूसरे दलों के हिंदू नेता हैं या जो बीजेपी के सहयोगी दलों के हिंदू नेता हैं उनको भी आमंत्रित नहीं किया गया। आरएसएस के प्रमुख वहां आए थे जिनका मंदिर से भला क्या लेना देना, लेकिन उनको जोड़ दिया गया क्योंकि संघ परिवार का वो मुखिया है। तो इस तरह से आप देखें कि एक पूरा अभियान चल रहा है और इसका पूरा कार्यक्रम भी कैलेंडर इसी तरह से बनाया गया है ताकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में और फिर लोकसभा चुनाव में इसको भुनाया जा सके। तो अब ये देश के जो समझदार हिंदू हैं, विवेकशील हिंदू हैं, उनकी समझ में आना चाहिए कि ये बेसी तरह उनकी भावनाओं का शोषण है, दोहन करने की कोशिश है मंदिर की परियोजना। और भक्ति एक चीज़ है, आस्था एक चीज़ है, लेकिन भक्ति और आस्था का राजनीतिक उपयोग करना एक दूसरी चीज़ है, सत्ता के लिए उसका इस्तेमाल करना दूसरी चीज़ है। तो ये सारे सच्चाइयाँ एक एक करके हमारे सामने हैं, निर्णय हमें लेना है। और अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। असम में नागरिक संशोधन कानून के विरोध में एक बार फिर से आंदोलन शुरू हो गया है, मगर इसके सबसे लोकप्रिय नेता अखिल गोगोई अभी तक जेल में ही हैं, उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा है। एनआईए अदालत ने कृषक मुक्ति संग्राम समिति के प्रमुख अखिल गोगोई की जमानत याचिका खारिज कर दी है। एक बार फिर से एक विशेष एनआईए अदालत ने गोगोई के खिलाफ एकत्र किए सबूतों पर को सही मानते हुए कहा कि ये नहीं कहा जा सकता है कि एनआईए के आरोप पूरी तरह से अनुचित हैं। एनआईए की अदालत जिस तरह से काम करती है वो सबको पता है, वो पूरी पक्षपातपूर्ण ढंग से काम करती है और उसको जो भी सबूत दिए जाते हैं, जो कहा जाता है, उसी के हिसाब से वो मान लेती है। इसके बाद KMSS द्वारा उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने की बात कही गई है। असम में मूल निवासी अपनी पहचान खोने और आबादी के ढांचे में होने वाले बदलाव की आशंका को देखते हुए CAA का लगातार विरोध करते रहे हैं। अखिल गोगोई की अगुवाई में ही पिछले साल नवंबर में इसके खिलाफ प्रबल विरोध प्रदर्शन समूचे असम में शुरू हुए थे और असम से जो विरोध की चिंगारी निकली थी वो पूरे देश में फैलती चली गई थी। असम में भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रोश का वातावरण निर्मित हो गया था और दमन की नीति अपनाते हुए सरकार ने अखिल गोगोई को हिंसा भड़काने का आरोप लगाकर जेल में बंद कर दिया था। हालांकि अखिल गोगोई का पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण था, कहीं कोई हिंसा नहीं हुई थी। KMSS की तरफ से गोगोई की जमानत के लिए उच्च न्यायालय में अपील करने की तैयारी हो रही है। CAA के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर भारत की नागरिकता देने का प्रावधान रखा गया है। 1985 के असम समझौते में विदेशियों की नागरिकता देने की अंतिम तारीख 24 मार्च 1971 निर्धारित की गई थी, जिस इस विधेयक में बढ़ाकर 31 दिसंबर 2014 तक कर दिया गया है। वहीं अब 5 महीने के अंतराल के बाद एक बार फिर से असम में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ बड़े आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। राज्य के प्रमुख छात्र संगठन ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन आसू के कार्यकर्ताओं ने 3 अगस्त को डिब्रूगढ़ की सड़कों पर मोटरसाइकिल रैली निकालकर CAA के खिलाफ प्रदर्शन किया। कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद से असम के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में भी CAA विरोधी रैलियों को रोक दिया गया था। आसू डिब्रूगढ़ के जिला महासचिव शंकर ज्योति बरुआ ने कहा, CAA के खिलाफ हमारा विरोध फिर शुरू हो गया है। कोरोना महामारी के कारण हमने मार्च की शुरुआत से ही अपना आंदोलन स्थगित कर रखा था। अब ये पूरी शक्ति के साथ शुरू हो जाएगा। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, असम 1971 के बाद राज्य में प्रवेश करने वाले एक भी बांग्लादेशी का बोझ नहीं उठाएगा, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। तो CAA कानून का असम में जो विरोध हो रहा है वो एक अलग तरह का विरोध है, बाकी देश में जो विरोध हो रहा है वो दूसरे तरह का विरोध है। असम में विरोध हो रहा है कि किसी भी, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, उसको भी हम बाहर नहीं जाने देंगे।
अगर वो जो तारीख तय है 1971 के पहले, मार्च 1971 के पहले जो लोग आए हैं वो भारत के नागरिक होंगे, और उसके बाद चाहे वो हिंदू आए हों चाहे मुसलमान आए हों, उन दोनों को वापस भेजा जाए। ये उनकी मांग है, क्योंकि वो मानते हैं कि 1971 के पहले जो असम में आए हैं वो पूरी तरह से असमिया हो गए हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। तो ये एक विरोध का उनका आधार है जिसको केंद्र सरकार नहीं मान रही है। केंद्र सरकार तो चाहती है कि सारे मुसलमानों को वापस भेज दिया जाए, हालांकि वो भी संभव नहीं है। ये चुनावी दांव पेच है, चुनावी माहौल बनाने की कोशिश है, वोट बैंक की राजनीति है, हिंदू तुष्टीकरण है। ये पूरा जो सीए कानून है वो दरअसल वो ये है। लेकिन असम की चिंता दूसरी है। उन्हें लगता है कि अगर बंगालियों की संख्या बढ़ गई, अगर ये कानून लागू हुआ, इसके आधार पर तय हुआ, तो बंगालियों की तादाद बढ़ जाएगी और असमिया भाषी लोगों की तादाद कम हो जाएगी। इसलिए वो नहीं चाहते कि जो असमिया भाषी मुसलमान हैं उनको वापस भेजा जाए, बाहर किया जाए असम से, उनको डिपोर्ट कर दिया जाए बांग्लादेश या कहीं और। तो इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं, और सीए के खिलाफ उनका आंदोलन ज़बरदस्त शांतिपूर्ण ढंग से पूरे असम में हुआ था। ये तो कोरोना की वजह से वो थम गया, वरना सरकार की मुसीबत हो जाती। तो ये थी मित्रों आज की खबरें, और अब चलते चलते आपको कोरोना से संबंधित कुछ खास जानकारियां दे दें। एक तो ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बेघर मानसिक रोगियों का कोरोना टेस्ट कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि जिन मानसिक रोगियों के पास घर नहीं है, पहचान पत्र नहीं है और मोबाइल नंबर नहीं है, उनका भी टेस्ट किया जाना चाहिए। उनको भी आम इंसानों की तरह सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसके बाद अब एक डमी नंबर को कॉन्टैक्ट नंबर और अस्पताल या लैब के पते को घर का पता मानकर उनकी भी जांच और इलाज किया जा सकेगा। भारत में एक दिन में 61,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। भारत में संक्रमितों का आंकड़ा 20,88,000 से अधिक हो गया है। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 1,93,00,000 के पार चला गया है। अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 49,41,000 से अधिक हो गई है। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मैं आपसे मुलाकात करूंगा सोमवार को इसी कार्यक्रम में, उस दिन की बड़ी खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।